मैंने अपने जीवन का लक्ष्य ही माना है जनता की सेवा करना, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन लाना, शैक्षणिक परिवर्तन लाना और आर्थिक ग्रोथ कैसे हमारी गरीब जनता को प्राप्त होगा, इसके विषय में हम सोचते रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। अगर इस बीच उत्तर प्रदेश के बारे में बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, जिसको अगर हासिल करने की बात कही जाए तो एक तरफ इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि इस 80 सीट को वो हासिल करके रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बात कही जाए तो एनडीए गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि इस बार यूपी के 80 सीट को ही नहीं हासिल करेगा, बल्कि पूरे देश में 400 इस बार पार करने वाले हैं। इस बीच अगर मऊ सीट की बात कही जाए, यानी कि घोसी लोकसभा सीट की, तो घोसी से हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि कितना मुकाबला इंडिया गठबंधन से ये देख रहे हैं। सबसे पहले टीवी 24 चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को मैं अपने घोसी लोकसभा क्षेत्र में स्वागत करता हूँ। सीधा वही सवाल करेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कितना मुकाबला आप उनसे देख रहे हैं? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला यहाँ के अव्यवस्था से है। यहाँ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से है। कहीं न कहीं पूर्व की सरकारों के द्वारा उत्पन्न किए गए जो दुर्व्यवस्था है, मेरा मुकाबला उनसे है, किसी प्रत्याशी या किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन अगर घोसी के बारे में बातचीत कही जाए और अगर बात की जाए यहाँ के जातीय समीकरण को लेकर, कहा यह जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर बातचीत कही जाए तो पिछड़े जितने भी लोग हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनकी संख्या है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन पे वोट डालने वाले हैं या फिर एनडीए गठबंधन पर? देखिए, लगातार मैं 2009 से इस घोसी लोकसभा का भ्रमण करता रहा हूँ और जो इधर भी चुनावी जो सरगर्मी तेज हुई है, जब इसमें मैंने भ्रमण किया है तो जनता एकदम भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। मोदी जी के किए गए 10 साल के विकास कार्यों की वजह से जनता इस चीज़ को पूरी तत्परता तन्मयता के साथ तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है। और यहाँ पर किसी विपक्ष का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि चुनाव है तो पक्ष विपक्ष तो लड़ेगा ही, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल तक, जीरो लेवल तक जाए तो जनता तैयार है और 1 तारीख का इंतजार कर रही है छड़ी का बटन दबाने के लिए। ठीक है, राजीव राय की बात करेंगे। सपा प्रत्याशी जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेवजह के मुद्दों को लेकर वो घोसी की बात कही जाए तो वहाँ पे खड़े, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो आप पे ही कटाक्ष करते हुए बार बार नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो जेन्युइन मुद्दे वो समाजवादी पार्टी दूर करती है, बीजेपी केवल धर्म को लेकर आगे चल रही है। क्या अरविंद राजभर भी मऊ से ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं लंबे समय से वॉच कर रहा हूँ उनके स्टेटमेंट को। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर स्टेटमेंट देते हैं या फिर इंडी गठबंधन के जो भी मुख्य लोग हैं, जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो न तो विकास की बात करते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न ही महिला सुरक्षा की बात करते हैं, न ही 50% आरक्षण की बात करते हैं, न ही सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं। उनकी बात की शुरुआत जब होती है तो बस सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के धर्मवाद पर होती है। हमारा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मों के आधार पर ही धर्म का निस्तारण भी होता है, धर्म का अस्तित्व भी बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार मिलकर के जनता के प्रति जवाबदेही तय कर रखी है। और मैं इस चुनाव में, घोसी के भी चुनाव में देख रहा हूँ कि जब से चुनावी सरगर्मी तेज हुई है, विपक्ष के प्रत्याशी के पास इस घोसी के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी सोच, कोई विचारधारा, कोई थीम नहीं है जिससे कि इस घोसी की जनता को उनके प्रति विश्वास हो सके। आपने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था राजीव राय को लेकर कि मेरे पिताजी को 50 वर्ष लगे यहाँ तक पहुँचने में, 10 साल की उपलब्धि को वो गिनाते फिर रहे हैं। क्या कुछ ऐसे उन्होंने किया है जो आपने इस बात को कहा? देखिए, जैसे स्टेटमेंट आया माननीय नेताजी को लेकर के, हमने उनसे यही बात कहा कि राजनीति में घबराया नहीं जाता है। राजनीति में जिसके पास धैर्य नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का 52 साल का कैरियर है राजनीति का, और लगभग 50 साल संघर्ष करने के बाद तब आज इस ओहदे पर पहुंचे हुए हैं कि आज पूरी दुनिया ओम प्रकाश राजभर जी की कायल है। तो कहीं ना कहीं मेरा स्टेटमेंट जो था ये था कि अभी 10 साल में ही जब इतना बेचैन भारत हो गए, इतना घबरा गए, तो आपको सीख लेना चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी से कि वो लगभग 50 साल तक संघर्ष करते रहे, वो घबराए नहीं। हाँ, जरूर विचारधारा को लेकर के लड़ाई होती रही, उठापटक होता रहा, लेकिन जो राजनीतिक सिद्धांत थे जनता के प्रति उसको उन्होंने नहीं त्यागा। एक सवाल और करना चाहूंगी आपसे कि कहा यह जाता है ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर कि पूर्वांचल के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उनका दबदबा है। ऐसा तो नहीं है कि घोसी जो चुनाव जहां से आप लड़ रहे हैं इस बार, पिताजी के बलबूते जीत जाए? देखिए, हम बचपन से लगभग 11 साल की अवस्था से ही राजनीति में हम हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमारे मन में कभी ये नहीं आया कि मुझे नौकरी करना है। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य ही माना है जनता की सेवा करना,
राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन लाना, शैक्षणिक परिवर्तन लाना और आर्थिक ग्रोथ कैसे हमारी गरीब जनता को प्राप्त होगा, इसके विषय में हम सोचते रहते हैं। अगर देखा जाए जितने भी प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं उनके पास बिजनेस व्यापार देश के साथ साथ विदेशों में भी है, लेकिन अगर हमारे इतिहास को खंगाला जाए तो हमारे पास एक चाय की दुकान भी नहीं है। हमारा पूरा जीवन समर्पित है इस जनता के लिए और जनता इस चीज़ को जान रही है कि हमारा प्रत्याशी ऐसा है जो सर्वस्व न्यौछावर जनता के लिए कर रहा है। तो हमारे में और विपक्ष के प्रत्याशी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारा पूरा जीवन हमने पढ़ाई लिखाई जो किया है वो राजनीति के लिए किया है, जो पढ़ाई लिखाई किया है वो समाज के हितों के लिए किया है, जो पढ़ाई लिखाई किया है युवाओं के लिए किया है, जो मैंने पढ़ाई की है वो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त हो इसकी लड़ाई के लिए हमने पढ़ाई लिखाई किया है। कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि हम जब लंबे समय से, आज आप जब क्षेत्र में जाएंगे हमारे साथ कार्यक्रम में देखेंगे जिस प्रकार से युवाओं का उत्साह हमारे प्रति है, ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। माननीय नेताजी का आशीर्वाद है, उनकी आशीर्वाद है, उनकी दया दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि है और हम अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर के उनके दिए हुए पदचिन्हों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इसको अगर कोई कहे कि उनके आशीर्वाद से राजनीति कर रहे हैं तो अगर देखा जाए एक तरह से तो बाबूजी का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से मुझे राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैं उसको कर रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने कहा कि राजनीति की पढ़ाई किया, शुरू से मैं पढ़ा हूँ लिखा हूँ और राजनीति के लिए ही पढ़ाई किया हूँ। एक सवाल ये करना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने बताया कि राजनीति के लिए ही पढ़ाई किया हूँ, जीत जाते हैं, कमल खिला देते हैं, सबसे पहला कौन सा कार्य करेंगे? सबसे पहला काम इस घोसी लोकसभा के सारे जितने मुख्य रास्ते से जुड़े हुए लिंक रास्ते हैं वो जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि 15 से 20 सालों से ऐसे ही है। प्रथम दृष्टिया उसको परिवर्तित करके मानूंगा। दूसरी व्यवस्था हम यहाँ अपने घोसी लोकसभा में हम प्रयास ये करेंगे क्योंकि यहाँ से 350 किलोमीटर दूर लखनऊ है, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर बनारस है, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर गोरखपुर है। अगर यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाती है, व्यक्ति का इलाज सही से नहीं हो पाता है, जब मऊ के प्राइवेट अस्पताल जवाब दे देते हैं कि आप लेके लखनऊ जाइए और बीच में ही दम तोड़ देता है। हमारा दूसरा जो काम रहेगा वो यहाँ पर पीजीआई को स्थापित करने का रहेगा जिससे कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हम सही कर सकें। तीसरा काम हमारा रहेगा यहाँ जितने गरीब मजदूर, जैसे 64% आबादी यहाँ गाँव में, क्या हमको लगता है कि 75% आबादी गाँव में है। गांव में जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। अभी हमारी सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय हर मंडल पर देने का कार्य किया है। हमारी मंशा ये होगी आने वाले समयों में जनता यहाँ आशीर्वाद देती है, अरविंद राज को जिताती है तो यहाँ अटल आवासीय विद्यालय को लाऊंगा और यहाँ के गरीब बच्चों को, जो श्रमिक के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, मनरेगा में कार्य करने वालों के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान के समानता के अधिकार का प्रयोग करूंगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। तीसरी चीज़ जो है, यहाँ बेरोजगारी थोड़ा सा देखने को प्राप्त हो रही है। हम जब जाते हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं कार्यक्रम के उद्देश्य से तो पाते हैं हम कि हमारे मऊ के बच्चे बहुत वहाँ काम करते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं 18 घंटा काम करते हैं, 10,000 रुपये मिलता है हमको। कहीं ना कहीं हमारा प्रयास ये होगा कि देश की जो योजनाएं हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए, वो सारी योजनाएं हम घोसी लोकसभा में लाएंगे और ला करके यहाँ छोटे छोटे कल कारखाने, उद्योग धंधे खुलवाएंगे जिससे कि यहाँ के बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल सके और यहाँ से बेरोजगारी समाप्त हो सके। इसके साथ साथ जो चौथी सबसे अहम चीज़ है, यहाँ पूरा घोसी लोकसभा का जो प्रदेश है, हमारे यहाँ तमाम कर्मचारी लोग हैं, तमाम लोग ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। कहीं न कहीं स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पूर्व की सरकार ने भेदभाव करने का काम किया। हमारा प्रयास होगा कि ऐसे जिस गांव में स्वतंत्रता सेनानी हैं ऐसे लोगों के लिए हम कुछ उस प्रकार से निर्माण कराएंगे जिससे कि एक सिंबॉलिक तौर पर आने वाली नस्लों को भी इस बात की जानकारी हो सके कि हमारे गांव में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बहुत सारे काम करने के यहाँ ऑप्शन हैं, बस उसको करने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि क्या कुछ वो घोसी में विकास करने वाले हैं और क्या कुछ विकास नहीं हुआ है। खास करके इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बताया कि यहाँ से नज़दीक वाराणसी है, गोरखपुर है, तमाम ऐसे जो बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े बड़े जो जिला हैं पास में है। अगर मऊ से किसी को इलाज करने में असफलता हासिल होती है तो आराम से वो दूसरे जिले में जाकर अपना इलाज, अपना उपचार करवा सकता है। लेकिन यहाँ की जो सड़कें, उनकी काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति है जिस पर सबसे पहले ये कार्य करेंगे। मजदूरों को लेकर भी इन्होंने कहा कि जब ये बाहर जाते हैं मऊ जिले से दूसरे जिला में या किसी और शहर में, तो वहां पर या फिर किसी और राज्य में, तो ज्यादातर इनको मऊ क्षेत्र के युवा देखने को मिलते हैं जो 10,000 रुपए की नौकरी पर 18-18, 20-20 घंटे कार्य करते हैं। तो इन सब मुद्दों पर सबसे पहले ये कार्य करेंगे। साथ ही साथ विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मैं खुद के दम पर लड़ाई लड़ रहा हूं और पिताजी का आशीर्वाद है, पिताजी के बलबूते पर लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24
मऊ।